हेलो बच्चों, मैं इशरत गौरी आज आपको अध्याय 1 दो बैलों की कथा का शेष भाग पढ़ा रही हूँ। इस भाग में हम ये पढ़ेंगे कि जब हीरा और मोती गया के घर से भागकर रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक सांड मिलता है। वे सांड से मुकाबला करते हैं और जीत जाते हैं। जीत की खुशी में वे आगे जाकर के एक मटर के खेत में मटर खाने लग जाते हैं। इतने में ही वे वहाँ के मालिकों द्वारा पकड़े जाते हैं और किसी तरह कांजी हौस में छोड़ दिए जाते हैं। आगे उनके साथ क्या क्या होता है, आइए अब हम पढ़ते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब हीरा और मोती दूर से देखते हैं तो उन्हें दूर से एक सांड आता हुआ नज़र आता है और वे सांड इतना बड़ा है कि जिसको देखकर उन्हें लगता है कि ये कोई ना कोई विशालकाय हाथी है। अर्थात वह इतना बड़ा है कि जिसको देखकर हीरा मोती भी एक बार डर जाते हैं और डर के मारे उनके बीच जो वार्तालाप होती है तो उससे वो बोलते हैं कि अब हम इनसे लड़ते हैं तो भी परेशानी और नहीं लड़ते हैं तो भी परेशानी है, तो अब हम क्या करें। तो दोनों की आपस में वार्तालाप हो रही है कि क्या करें, हम यहाँ से भाग चलें। तो फिर दूसरा कहता है कि नहीं, भागना तो कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 हो जाता है और जो दौड़ा है तो फिर कोई उपाय सोचो। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक बोलता है कि अरे भाग जाएं, तो दूसरा बोलता नहीं, भागना नहीं, भागना तो कायरता है। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा, तो फिर मैं तो मेरे यहाँ से जाता हूँ। तो फिर दूसरा वापस बोलता है कि अच्छा, तुम यहाँ से चले भी जाओ, लेकिन अगर वह सांड तुम्हें दौड़ाएगा, तुम्हारे पीछे पड़ेगा, तब भी तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तब भी तो तुम्हें उसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो फिर वो आपस में बोलते कि अच्छा, इसका तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम इससे निजात पाने के लिए कोई ना कोई जल्दी से अपनी युक्ति सोच लें। तो फिर अब आगे देखो, उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेता हूँ, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान तो जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं, दोनों योजनाबद्ध तरीके से लड़ने के उपाय बता रहे हैं कि अब हमें सामने आता हुआ दिखाई तो दे रहा है, अब हमें उससे मुकाबला कैसे करना है। तो एक बोलता है कि मैं उसको आगे से पकड़ूंगा, तुम पीछे से पकड़ना। हम दोनों मिलकर के उससे योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। अगर वो मुझे मारेगा तो तुम पीछे से वार करना, अगर वो तुम्हें मारेगा तो मैं पीछे से वार करूँगा। कि हम दोनों ही अभी संकट में हैं, लेकिन इससे हमें बचने का और कोई उपाय नहीं है। अगला पैराग्राफ, दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। वह एक बार सांड झल्ला कर हीरा का
अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने एक दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब इस पैराग्राफ में ये बताया है कि जब सांड ने उन दोनों बैलों के ऊपर जब हमला किया तो दोनों बैल भी एक दूसरे ने मिल करके सांड के साथ वैसा ही हमला किया। दोनों ने संगठित होकर लड़ाई लड़ी, लेकिन सांड को उन दोनों से लड़ करके जीत जाने की आदत नहीं थी। सांड तो कुश्ती लड़ने का आदी था, वो हर किसी पर हमला करता था और चूँकि सांड से सब डरते थे इसलिए सब पर विजय होता हुआ आगे चला जाता था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही बैलों ने मिल कर के योजनाबद्ध तरीके से उसका मुकाबला किया। जब सांड ने एक के ऊपर हमला किया तो दूसरे बैल ने उस सांड के ऊपर पीछे से हमला किया और इस तरीके से दोनों ने मिल कर के उसको ज़ख्मी कर दिया और अंत में वह सांड स्वयं ही हार कर गिर पड़ा और गिरने के बाद दोनों ही बैलों ने उसे वहीं पर छोड़ दिया। अब आगे, दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। दोनों की जब जीत हो गई तो वो जीत के नशे में झूमते हुए आगे की ओर जा रहे थे और विजय का नशा इतना था कि उन्हें आगे क्या हुआ उनके साथ आगे देखते हैं। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती ने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसको वहीं की वहीं जान से मार डालूं। तो हीरा ने क्या कहा, गिरे हुए बैलों पर सींग न चलाना, बैरी पर सींग न चलाना चाहिए कि जो शत्रु गिर जाता है तो उसके ऊपर हमें हमला नहीं करना चाहिए। तो फिर वो कहता है, मोती कहता है, यह सब ढोंग हैं, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर वो उठ ही नहीं सके। अब आगे वो बोल रहे हैं कि अब हम घर कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में सोचो। तो फिर वो पहला बैल कहता है कि पहले कुछ खा तो लें, फिर उसके बाद आगे जाने की सोचेंगे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर मोती ने एक न सुनी। अभी 2-4 ही कौर खाए थे कि दो आदमी लाठियाँ लेकर दौड़ पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि मेरा साथी संकट में है तो वह भागने के पश्चात भी लौट पड़ा। उसने सोचा फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब इसमें ये बताएं कि जैसे ही वो आगे मटर का खेत जब उन्हें दिखाई दिया, उन्हें भूख लग रही थी, खाना खाना था, सामने मटर का खेत था, तो दोनों ने आगे मटर के खेत में खाना खाने की सोची। तो हीरा ने तो बहुत मना किया, लेकिन मोती ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि मोती थोड़ा उग्र था, है ना, थोड़ा नटखट था। तो वह तो उसने हीरा की बात नहीं सुनी और वह आगे खेत में चला गया। और खेत में जाने के बाद जैसे ही उसने 2-4 निवाले ही खाए थे कि उस खेत के मालिक जो है वो लाठियाँ लेकर के वहाँ आए और आने के बाद दोनों को घेर लिया। अब चूँकि हीरा तो उसकी मेड़ पर ही था, खेत की मेड़ पर ही था, यानी कि खेत की जो दीवार होती है जहाँ से कि उसकी बाउंड्री वॉल जो जिसको बोलते हैं हम, वो बाउंड्री वॉल पे ही था, तो वो तो वहाँ से निकल गया। लेकिन मोती जो है वो आगे जब खेत में गया था तो उस खेत में कीचड़ था और कीचड़ होने की वजह से उसके जो खुर थे वो कीचड़ में धंस गए थे और इसकी वजह से वो भाग नहीं सका था। तो वो भाग नहीं सका तो उन आदमियों ने हीरा को
मोती को तो पकड़ लिया। अब जब हीरा आगे भाग कर देखता है पीछे मुड़कर कि मोती है कि नहीं, तो उसने देखा मोती तो वहीं फंस गया। तो फिर वो वापस वहाँ से लौट गया कि मेरा साथी जब संकट में है तो मैं उसे छोड़कर कैसे भाग जाऊँ। वह वापस पुनः लौट कर आया और इस तरीके से दोनों को उन आदमियों ने पकड़कर काजी हाउस में डलवा दिया। काजी हाउस किसे कहते हैं कि काजी हाउस एक ऐसा मवेशी खाना होता है, ऐसा बाड़ा होता है जहाँ पर कि आवारा पशुओं को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार अब हम आगे का पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आया? एक बार आप स्वयं पढ़कर भी। अब आगे, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें भी थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटके लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। अब यहाँ पर जब काजी हाउस का वर्णन किया गया है कि काजी हाउस का जो नज़ारा था वो हीरा और मोती के शब्दों द्वारा हमें पता चल रहा है कि दोनों मित्र जो है काजी हाउस में जाकर के ऐसे फंसे कि उन्होंने ऐसा दृश्य जीवन में पहली बार देखा कि सारा की सारा पूरा दिन बीत गया और उनके सामने खाने का एक भी दाना नहीं था। उन्होंने सोचा कि भाई ये ऐसा कौन सा हाउस है कि ये ऐसा कैसा घर है कि इसका स्वामी ने अभी तक हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। इससे अच्छा तो हमारा वो गया ही था, जो पहले वाला मालिक था, जो कि झूरी का साला था। तो उसके लिए वो याद आ रहा अब इनको बैलों को कि वो बोल रहे हैं कि इससे तो अच्छा हमारा वो गया ही था कि जो थोड़ा बहुत तो हमें खाने को दे ही रहा था। यहाँ पर तो इतनी सारी भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, गधे, इतने सारे जानवर हैं, लेकिन बेचारे सब के सब मुर्दों की तरह पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने खाने का कोई भी साधन नहीं था। बहुत से तो इतने कमज़ोर हो गए थे बेचारे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। और हीरा और मोती दोनों की दोनों पूरे दिन फाटक की ओर टकटकी लगाए लगातार अनवरत अपलक देखते रहे कि कोई ना कोई चारा लेकर आता हुआ दिखाई दे। जब उनको कोई आता दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने अंत में जाकर दीवार की नमकीन मिट्टी को ही चाटना शुरू कर दिया। वो जो दीवार थी, काजी हाउस की जो दीवार थी, उसको ही बेचारों ने चाट करके अपनी भूख मिटाना चाहिए, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। जब भूख लगती है तो व्यक्ति को अपनी भूख को शांत करने के लिए जो उसके सामने होता है उसी से वो अपनी जो प्यास और मिटाना चाहता है। तो इस तरीके से वे उस दीवार की नमकीन मिट्टी को ही चाटना शुरू कर देते हैं। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। रात को भी उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो फिर हीरा को एकदम से गुस्सा आया और गुस्से में उसने बोला मोती से कि अब तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। वो गुस्से में बोलता है क्योंकि वो थोड़ा उग्रवादी था, तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सका और उसने हीरा को बोला, मोती से बोला हीरा ने कि अब तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता मोती। मोती ने इससे लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। बेचारा दूसरा भी वैसे के वैसे ही था, लेकिन चूंकि वो शांत स्वभाव का था इसलिए उसने अपने उत्तर को भी शांत स्वर में दिया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तो मेरे जान ही निकल जाएगी।
इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। अब दोनों आपस में बात करें कि यदि हम इसी तरीके से हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हम कैसे जी पाएंगे। तो वो बोल रहे कि आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। वो आपस में एक दूसरे से बात करें कि आओ अपन भागे यहाँ से। तो पहला बोलता है कि भागें, दूसरा बोलता है नहीं, अब हमारे में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम भागें। तो फिर बोलता है कि अच्छा तुम्हारी सारी की सारी अकड़ निकल गई ना, बहुत अकड़ते थे, बहुत उग्रवादी थे, बहुत गुस्सा दिखाते थे। तो अब आगे वो बोलता है कि अब बाड़ी की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और ज़ोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। अब वो अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हीरा जो बोल रहे हैं कि बैल तो वैसे मजबूत होते हैं, तो हीरा वैसे भी उग्रवादी था। तो उसने बोला कि उसने क्या करा कि अपने नुकीले सींग को दीवार से मारना, अपने उस दीवार को सींग से मारना शुरू कर दिया। और जब उसने बार बार सींग का प्रहार किया तो मिट्टी का एक जो हिस्सा था वो मिट्टी का वो निकल गया, कुछ भाग निकल गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। फिर जब उसने देखा कि उसके द्वारा बार बार सींग मारे जाने से वहाँ की मिट्टी उखड़ने लग गई है, तो उसमें थोड़ा सा साहस आया, थोड़ी हिम्मत बंधी, उसमें थोड़ी सी आस आई। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। जब उनको आशा की किरण दिखाई देने लगी तो वे बार बार उसकी ओर प्रयास करने लगा। वो बार बार दीवार पर चोटें मारने लगा और चोट मारने से थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे गिरने लगी। उसी समय काजी हंस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जटपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब फिर उन पर फिर परेशानी, जैसे ही वो सफल होने लगे, जैसे अपनी ओर कामयाबी की ओर बढ़ने लगे, तो और नई परेशानी आ गई। क्या परेशानी आई कि काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर के उस बाड़े में बंद जितने भी जानवर थे उन सबकी अटेंडेंस लेने के लिए आ गया। और जब उसने देखा कि हीरा ऐसा उज्जटपन कर रहा है, ऐसा बेहुदी हरकतें कर रहा है, तो उसको उसने सज़ा दी और बहुत सारे डंडे मारे और फिर एक मोटी रस्सी से बांध दिया। उज्जटपन का मतलब होता है फुहड़पन, है ना। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। बैलों की आपस में बातचीत चल रही है ना। तो कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। वो कह रहे हैं कि भाई दोनों बैलों के आपस की बातचीत बता रहे हैं कि देखो, एक बैल दूसरे बैल को कह रहा है कि देख लो, तुमने दीवार गिराई, सींग मारे, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, है ना। और बल्कि वो आया चौकीदार और उसने और तुम्हें डंडे मारे और बदले में और मोटी रस्सी बांध दी, तो फिर तुम्हें फ़ायदा क्या हुआ। तो वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, मुझे फ़ायदा हो या नहीं हो, लेकिन मैं अपना काम करूँगा, मुझे ये बंधन पसंद नहीं है। तो फिर वो कह रहा है कि अच्छा ऐसा है तो फिर तुम्हें तो जान से भी हाथ धरना पड़ेगा। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही होना है तो यही होगा, लेकिन इसके साथ ये तो सोचो कि यहाँ पर कितने सारे जानवर बंद हैं, इनमें से कुछ तो ऐसे ही हो रहे हैं कि जिनको देखकर लगता है कि जो मर ही गए हैं, मृत प्राय हैं। क्योंकि बोल रहा है कि किसी की देह में जान नहीं, यानी कि वो उनको देखकर लगता है कि वो मृत प्राय हो गए हैं, और यही हाल रहा तो आने वाले टाइम में ये सब की सब मर जाएंगे। तो मेरे प्रयास करने से हो सकता है कि किसी का यदि लाभ हो तो मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा।
हाँ, यह बात तो है। अच्छा, तो ला फिर मैं भी ज़ोर लगाता हूँ। उसकी बात जब उस पहले बैल की बात जब सही लगी तो दूसरा बैल बोलता है कि अच्छा, चलो मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। मोती थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा लगा कर इस तरह जोर करने लगा मानो जैसा कि किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, कि कोई कॉम्पिटेंट है और उससे वो लड़ाई लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ के बराबर गिर गई। उसने दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार और गिर पड़ी। अब जब वो दोनों के दोनों मिलकर प्रयास करने लगे तो उसका नतीजा परिणाम यह हुआ कि ऊपर से थोड़ी थोड़ी दीवार गिरती हुई आधी हो गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे बेचारे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। जैसे ही बोल रहे हैं कि जैसी दीवार गिरी तो एकदम से सब के सब जानवर चौकन्ने होकर खड़े हो गए और जैसे उनको मौका मिले अपने अपने हिसाब से वो सब भाग गए, लेकिन गधे बेचारे वहीं की वहीं खड़े रह गए। तो फिर हीरा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। जब हीरा पूछता है कि तुम क्यों नहीं जाते तो फिर वो गधा बोलता है कि हम भाग भी जाएंगे तो क्या होगा, हम वापस पकड़ के यहाँ पे बंद कर दिए जाएंगे, तो फिर इससे तो अच्छा है कि हम यहीं पड़े रहें। तो फिर वो हीरा बोल रहा है कि क्या हो गया, अभी तो आपके पास अवसर है तो आप भाग जाओ, दोबारा जब बंद होएंगे तब देखा जाएगा, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कोई पकड़ में आए। तो इस तरीके से आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। वो बोल रहे हैं कि उनको इस काम में उन्होंने जो शाम से जो रात से जो कोशिश करने लगी तो ये काम करते करते उन्हें आधी रात से भी ऊपर का समय गुजर गया। और जब मोती उसकी रस्सी तोड़ने लगा तो हीरा ने कहा कि नहीं, तुम मेरी रस्सी मत तोड़ो, तुम्हें मौका है, तुम चले जाओ, मैं यहीं पर रह जाऊंगा। तो फिर मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम पर परेशानी है, आज तुम पर विपत्ति है तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? मोती ने कहा कि तुम और हम इतने समय से साथ हो, हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, तो तुम्हें परेशानी में देख करके, तुम्हें संकट में देख करके, तुम्हें विपत्ति में देख करके क्या मैं तुम्हें छोड़कर अकेला चला जाऊं? ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। हीरा कह रहा है कि अगर वो मालिक आ जाएगा तो तुम्हारी और मार पड़ेगी और उनको ये भी पता चल जाएगा ये सब कुछ तुमने किया है। तो मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती को यह भी इस बात पे भी गर्व होता है, वो अपने आप में एकदम संतुष्ट हो जाता है कि चलो उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी अन्य पशुओं को तो लाभ हुआ, क्योंकि वहाँ पर जितने भी पशु थे वो एक एक करके सब भाग गए थे और अंत में हीरा और मोती ही बचे थे और गधे ही बचे थे। तो मोती बोलता है कि कोई बात नहीं, कि जिसकी वजह से तुम्हारे गले में ये बंधन पड़ा है, कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में ये रस्सी पड़ी है, उसके लिए यदि मुझे भी
मार पड़े तो मैं इसकी चिंता नहीं करूँगा। लेकिन इससे एक लाभ यह है कि अपने द्वारा किए गए प्रयास से जो दूसरे पशु थे उनकी तो जान बच गई, वे सब तो हमें दुआ ही देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। मोती ने फिर क्या करा कि वो जो गधे खड़े हुए थे उनको भी मार मार के बाहर निकाल दिया कि तुम भी यहाँ से बाहर निकल जाओ, और अंत में हीरा और मोती दोनों ही वहाँ पर बचे रह गए। भोर होते ही, सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद जब वहाँ के कर्मचारी, चौकीदार और जो कोई भी स्टाफ था उन सब में देखा कि ये क्या नज़ारा, कि सब कुछ उल्टा पुल्टा, तो ये सब कुछ उल्टा पुल्टा, इसका मतलब इसका ज़िम्मेदार मोती और हीरा। तो फिर उनको भी उन्होंने रस्सी से बांध दिया। अब इसका अगला भाग। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए, इतने कमज़ोर हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आईं। एक दिन अब जब वहाँ पर उनको हीरा और मोती को जो काजी हाउस में बांध दिया गया तो एक सप्ताह तक वो बेचारे उसी हालत में पड़े रहे। उनको तिनका तक, उनको खाने के लिए एक तिनका तक नहीं दिया, पानी तक नहीं दिया। तो वे दोनों भूख और प्यास से इतने अधिक कमज़ोर हो गए कि उनकी हड्डियाँ तक निकल आईं और उनसे उठा भी नहीं गया। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। अब ये बता रहे कि अगली बार जब उनके साथ इतना अधिक अत्याचार हो गया तो उसके बाद एक दिन उस कांजीहास के सामने एक डुगी बजने लगी और दोपहर होते होते दोपहर का समय हुआ और जब वहाँ पर देखा कि उस कांजी हाउस के अंदर 50 से 60 लोग जमा हो गए और सभी एक दूसरे वहाँ इकट्ठे हुए और इन्हीं में से हीरा और मोती को भी निकाला गया। सभी आते और उनको देखते और देख करके ऐसे कमज़ोर मृत प्राय बैलों को देखकर सभी चले जाते। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब कांजी हाउस में से जानवरों की खरीदारी हो रही थी तो सभी उन बैलों को खरीदने के हिसाब से कांजी हाउस में आ रहे थे, इसीलिए वहाँ पर 50-60 लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन उन दोनों बैलों की ऐसी हालत को देखकर सब लौट जाते थे। अचानक एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। अब यहाँ पे बताना है कि जब वहाँ काजी हाउस में सब लोग जमा थे, उन्हीं में से एक आदमी ऐसा था कि जिसकी दाढ़ी थी, जिसकी आंखें लाल थी, जो दिखने में बहुत ही डेंजर था। वह आया और उसने उन दोनों मित्र का मतलब यहाँ पर हीरा और मोती, उनके हिप्स में उंगली डालकर उनको गोदा और मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और
उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। भीत यानी डरा हुआ, नेत्र यानी आँखें, है ना। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही उस ऐसे डरावने आदमी का चेहरा देखा तो दोनों की दोनों बैल तुरंत इस बात को समझ गए कि उन्हें उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होने जा रहा है, और दोनों डरे हुए से एक दूसरे को देख करके सिर झुकाकर खड़े हो गए, क्योंकि दोनों की दोनों अब लाचार हो गए थे, खाना पीना नहीं खा रहे थे इसलिए, और दोनों की दोनों बंधक हो गए थे, तो वे लाचार होकर खड़े रहे। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि हम उस गया के घर से भाग करके यहाँ आए। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। जब हीरा की बात सुनी तो मोती ने ये बात बोली कि भी हमने तो ये बात सुनी कि ईश्वर जो है सभी के ऊपर दया करता है, तो फिर हम पर अभी दया क्यों नहीं की जा रही है, कि ईश्वर हम पर अभी दया क्यों नहीं कर रहा है, कि हम पर उसकी कृपा दृष्टि क्यों नहीं हो रही है कि जिससे हम यहाँ से कोई ना कोई भागने का रास्ता ढूंढ सकें। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब न बचाएंगे। दोनों बैलों की आपस में बातचीत चल रही है। वो कह रहे हैं कि हम जिए या मरे, हम भगवान के लिए तो दोनों एक ही बराबर हैं। लेकिन फिर भी उन्हें ईश्वर पर इतना विश्वास है कि वो कह रहे हैं कि एक बार जब ईश्वर ने हमें उस लड़की के रूप में बचाया तो आगे भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो कसाई है। वो बोल रहा है कि हमें मार डालेगा, तो दूसरा बैल कह रहा है कि कोई बात नहीं, मारेगा तो हमारी सब की सब चीज़ें किसी न किसी के काम आएगी, क्योंकि अभी वो मजबूर हैं, अभी कुछ कर ही नहीं सकते, तो अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह ज़रा भी चाल धीमी हो जाने पर ज़ोर से डंडा जमा देता था। अब जैसे ही वो उस दड़ियल आदमी ने उसको खरीद लिया तो वो लेकर उसको वहाँ से जाने लगा, और वे बेचारे पीछे पीछे उनके जाते रहे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर खुश थे, चिकने चपले, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा हुआ पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। रास्ते की बात बता रहे हैं कि रास्ते में जो वो जा रहे थे तो उन्हें एक बहुत अच्छा सा रेवड़ मिला गाय बैलों का, और वो सब आराम से हरा भरा चारा खा रहे थे, लेकिन किसी ने भी इनकी ओर नहीं देखा, तो वे बेबस होकर के उन्हें कोस रहे थे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण हर पल उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी कमजोरी गायब होगी। ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुल चलाने आया करते थे, यही वह कुआं है। समझ में आया कि नहीं आया। वो बोल रहे हैं कि जब वो दोनों बैल हीरा और मोती उस दड़ियल आदमी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें ऐसा लगा कि ये रास्ता जाना पहचाना है, क्योंकि उन्होंने जो खेत, जो बाग, जो गांव, जो रास्ता देख रहे थे, उनको देखकर उन्हें ऐसा लगा कि हम यहाँ पर पहले आए हैं। और उसको देखकर वो खुश हो गए और बोले, वाह, ये लो, ये तो अपना ही रास्ता आ गया। ये तो कुएं, ये वही है जहाँ पर हम आया करते थे। मोती ने कहा,
हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोन मोती को लगा कि अरे ये तो हमारा घर आ गया। हीरा बोले, अरे भगवान की दया है कि भगवान बहुत बड़ा, ईश्वर बहुत बड़ा है, वह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। तो उनको वह रास्ता अब दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि अरे ये तो हमें मार देगा। तो बोले, नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो। वह जगह, थान का मतलब जहाँ पर पशु बनते हैं। तो वो बोला कि हम तो जल्दी से दौड़ कर वहाँ चले जाते जहाँ पर कि हम बनते थे। दोनों उन्मत्त होकर बच्चों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वाह, हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। दोनों की दोनों उसी जगह जाकर खड़े हो गए कि जहाँ पर वो बांधे जाते थे। और उनको देख करके जो दाढ़ियल आदमी था, जो दाढ़ी वाला आदमी था, वो भी पीछे पीछे दौड़ा। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। यानी कि वे दोनों की दोनों अपने मालिक के घर पर ही आ गए थे। और उसको देख करके, उन दोनों को देखकर झूरी भी बहुत खुश हुआ और दोनों की दोनों बैलों के आँखों से आंसू बहने लगे और वे झूरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। वो कहने लगा, कसाई कहने लगा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए ले आता हूँ। तो झूरी कहता है, मैं तो समझा हूँ चुराई लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। यह मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। झूरी और उस दाढ़ी वाले आदमी के बीच बातचीत चल रही है। जब झूरी बोलता है ये तो मेरे बैल हैं, तो दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि नहीं, ये तो मैं उसको मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूँ। तो वो झूरी कहता है कि तुम कहीं से भी लाए हो, लेकिन ये मेरे दरवाजे पर खड़े हैं और ये मेरे बैल हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब झूरी और दड़ियल वाले आदमी के पास जो बातचीत चल रही थी, तो तभी उसने मोती ने मौका देखा और दड़ियल के पीछे सींग चला दिया। और जैसे ही उसने सींग चलाया तो दाढ़ी वाला आदमी भागा, मोती उसके पीछे भागा, इतना पीछे भागा कि उसे रास्ते गांव से बाहर कर दिया। और वहाँ वो दाढ़ी वाला आदमी उसे देख रहा था और मोती भी उसे मुकाबला करने के लिए वहीं पर खड़ा रहा। और इसको सभी गांव वाले देख रहे थे और सभी प्रशंसा कर रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं भी मारे न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देख लूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारा गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब उसके बाद जब दाढ़ी वाला आदमी चला गया तो मोती और हीरा की जान में जान आई। वे बहुत खुश हुए क्योंकि वो पुनः अपने मालिक के पास आ गए थे। और उनको देखकर जब उनकी मालकिन ने जब उनको देखा
तो उसने भी उन दोनों के माथों को चूम लिया और झूरी ने थोड़ी ही देर में उनको खाने के लिए सब कुछ दिया। और इस तरीके से पूरे गांव में उत्साह का वातावरण हो गया। यह है हमारी पूरी कहानी। अब आप इसको पुनः पढ़िए, समझिए और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसे आप पुनः ग्रुप में डाल दीजिए। कमेंट करना